आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रॉपी एंड इंट्रॉपी चेंज। क्या होता है इंट्रॉपी और इंट्रॉपी चेंज, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी। ये क्या है आपका, थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, ठीक है, विच यूज टू मेजर measure randomness, degree of randomness, ठीक है, randomness। और ये आप कह सकते हैं डिसऑर्डरनेस कह सकते हैं, और डिसऑर्डरनेस, ठीक है, किसी भी बॉडी का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है उसके अंदर कितना रैंडमनेस है। रैंडमनेस मतलब जैसे मान लेते हैं अगर ये पेन है, अब ये कितना मूव कर रहा है, रैंडमनेस है ना। रैंडमनेस अभी क्या है, स्थिर हो गया, अभी इसमें रैंडमनेस ज़्यादा है, इस पेन में रैंडमनेस ज़्यादा है कि इस पेन में रैंडमनेस ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, ये चूंकि मूव कर रहा है तो इसमें रैंडमनेस ज़्यादा है। समझाने के लिए आपको, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा रैंडमनेस उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो जन्म लिया है, उसका एक्टिविटी, उसका हाथ पैर मारने का जो फ्रीक्वेंसी है, और एक जैसे जैसे 15-20 साल का एक बच्चा है उसका हाथ पैर मारने का फ्रीक्वेंसी है, और एक हम लोग जैसा बच्चा तो नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग जैसा आदमी है, ठीक है, उसका हाथ पैर मारने का फ्रीक्वेंसी, और एक जो बुढ़े पर्सन हो गए हैं उनका हाथ पैर मारने का फ्रीक्वेंसी, सबका अलग अलग है। आप कह सकते हैं कि जो बुढ़े लोग हैं ना शांत हो जाते हैं, मतलब उनका रेंडमनेस कह सकते हैं कम हो गया, उनमें डिसऑर्डरनेस कम है, वो शांत है, तो एनर्जी कम हो गया। तो जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ इसको रिलेट करेंगे ही, इसमें इसी में करेंगे, आगे करेंगे। तो रैंडमनेस समझ रहे हैं, आपके अंदर कितना रैंडमनेस है, इतना एनर्जी है, एक तरह से कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, किसी बॉडी का, सिस्टम का यहाँ पे, ठीक है, इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, ठीक है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा रैंडमनेस रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा एंट्रोपी होगा। तो आप कहिए मोर इज द रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, मोर तो नहीं कह सकते, हायर कह सकते हैं, हायर विल बी आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या हो जाएगा आपका, हायर होगा, या हायर विल बी, या हायर इज द, जो भी कहिए, ठीक है, एंट्रोपी हायर होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब है कि अब ये इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब एक्चुअल, जैसे देखिए इंटरनल एनर्जी हम लोग किसी भी बॉडी का जिस तरह से नहीं निकाल पाते थे, उसी तरह से हम लोग किसी भी बॉडी का रैंडमनेस नहीं निकाल सकते हैं, कितना एक्चुअल इसमें रैंडमनेस है, समझ में आ रहा है। तो वही है, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे कहेंगे it is difficult to define या measure actual रैंडमनेस, ठीक है। एक्चुअल रैंडमनेस जो है ना, आप किसी भी सिस्टम का आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं या मेजर नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि इंट्रोपी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दैट इज एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी भी हम लोग उसका मेजर नहीं कर सकते हैं। तब क्या है आपका यहाँ पे कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज निकाल सकते हैं, इनका चेंज निकाल सकते हैं एंट्रोपी का ऑलमोस्ट। और कैपिटल में यूज कर रहे हैं तो आपका क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, आगे आएगा, हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग ओनली चेंज इन एंट्रोपी of system
कैन डिफाइन। ठीक है, सिस्टम में कितना एंट्रोपी का चेंज हुआ उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर एंट्रोपी का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग देखें तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ हीट absorbed by the system in isothermal and reversible manner to the temperature absorbed is equal to change in entropy of सिस्टम। समझिएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू आपका हीट एब्जॉर्ब आइसोथर्मल रिवर्सिबल मैनर। यहाँ पे मतलब हीट जो हो रहा है ना वो रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी हीट आपका इन्वॉल्व हो रहा है, और टू द टेम्परेचर एब्जॉर्ब बाय द टेम्परेचर एब्जॉर्ब, कितना है टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं चेंज इन एंथैल्पी कर रहे हैं, ये सॉरी इंट्रोपी कर रहे हैं, चेंज इन इंट्रोपी कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है आपका Q जो ये है क्या है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या आइसोथर्मली कह सकते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल मैनर। ठीक है, आइसोथर्मल मैनर नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ऑलरेडी यही, अरे इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख दिए हैं। अब इसी में क्या क्या है आप लिख नहीं सकते हैं क्या, तो क्यू रिवर्सिबल तो वही है, हीट जो है ना एब्जॉर्ब किया है सिस्टम के द्वारा, किस प्रोसेस में, तो रिवर्सिबल और आइसोथर्मल कंडीशन में, और आपका ये क्या है टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है। अगर इसके यूनिट की बात करते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बटा क्या है आपका, अब क्यू मतलब हीट, और हीट का जो यूनिट अगर आप लोग जूल हम लोग लेते हैं, और टेम्परेचर का क्या लेंगे केल्विन लेंगे, तो जूल केल्विन क्या हो जाएगा जूल केल्विन, या तो ऐसे लिखेंगे नहीं तो जूल पर केल्विन ऐसे लिखिए, या इसी को आप कैलोरी कर सकते हैं और केल्विन। टेम्परेचर का तो बस एक ही होता है ना केल्विन होता है, तो बाकी कैलोरी और जूल तो ले सकते हैं, टेम्परेचर का तो आप ऐसे ही लेंगे। ठीक है, तब इसमें कंडीशन है पहला, इफ अगर आपका अगर आपका जो इंट्रोपी है फाइनल इंट्रोपी है अगर बड़ा है इनिशियल से, ठीक है, तब जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तब है दूसरा कंडीशन है कि इफ अगर एस फाइनल जो है वो क्या है छोटा है आपका एस इनिशियल से, तो आपका डेल्टा एस क्या आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी याद रखिएगा कि कब नेगेटिव आ रहा है कब पॉजिटिव आ रहा है, आगे इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, तब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एंट्रोपी फाइनल एंट्रोपी और माइनस मतलब इनिशियल एंट्रोपी, समेशन ऑफ ठीक है फाइनल और इनिशियल, आप ये भी कह सकते हैं या एक फार्मूले के रूप में। कोई दिक्कत। ये कहाँ देखेंगे हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन में, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, मतलब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं चेंज, और आपका जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आपका क्या दिया हुआ है वो समझना है। यहाँ ऑलरेडी आपको इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी दिया रहेगा, तब आप सीधा माइनस करके निकाल लीजिए, और नहीं तो आप रिवर्सिबल है ना कंडीशन में आपका हीट दिया रहेगा एब्जॉर्ब सिस्टम के द्वारा, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से रेशियो करके निकाल सकते हैं। तब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एंट्रोपी का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक चीज़ हम नोटिस किए हैं यहाँ पे, हमें लग रहा है हमारा हैंड राइटिंग जो है ना थोड़ा सा पहले से ठीक हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग को लग रहा है तो आप लोग मतलब थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक है, क्योंकि आप ही लोग बताए थे कि सर थोड़ा सा सुधार लीजिए, मतलब दिक्कत होता है हमको देखने में ये वो करके, तो मतलब ट्राई किए हैं, अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, और नहीं तो अभी भी तो गुंजाइश है ही, बहुत सारा सुधार आ सकता है। मतलब हमारे नज़र में, हमारे रिस्पेक्ट में जो हमारा पहले था कुछ ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग जो है ना समझिएगा, और नहीं तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा अपना, और क्या, ठीक है। हाँ, कंटेंट पे आप विश्वास रखिएगा कि जो भी कंटेंट देंगे वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। बहुत मतलब कोशिश करते हैं अपने तरीके से कि बहुत कुछ जो है ना उसको समझ लें खुद। जहाँ जैसे आप लोग का PYQ करवाते हैं, PYQ में आप अब आंख बंद करके 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिला है क्वेश्चन बैंक में जो गलत है, और उसको हम सुधार के जो है ना आपको हम यहाँ पे लाए हैं। आप PYQ वाला सेक्शन देखेंगे जहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, तो वहाँ आपको रैंडमली आप अपने क्वेश्चन बैंक से मिलाएंगे तो वो दिखेगा कि वहाँ पे क्या गलती था, और उस बिना उस गलती को बताए हम जो है ना वहाँ सुधार दिए हैं और तब बतलाए हैं। तो ये सब थोड़ा कोशिश करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट डालिए अपने साइड से, ठीक है, लाइक वाइक करते रहेंगे अपना। चलिए, तब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो हम लोग देखिए एंट्रोपी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे, एस से, और कैपिटल एस से। मतलब ये जो है आपका क्या है, स्टेट फंक्शन। हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो भी कैपिटल लेटर से यूज होगा वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि द एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। दूसरा, ये आपका चूंकि एंट्रोपी भी है तो क्या है, रैंडमनेस है, तो वो एनर्जी के साथ ही रिलेटेड है, तो इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, द एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब इसमें भी हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं। मतलब आपका ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं स्टेट फंक्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज गोइंग फ्रॉम one state to another is independent of the path, ठीक है। तब क्या है, द चेंज इन एंट्रोपी इज साइक्लिक प्रोसेस। The change in साइक्लिक प्रोसेस। तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि टोटल, अगर पूरे यूनिवर्स के एंट्रोपी की बात करें, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के एंट्रोपी की बात करते हैं, तो कहेंगे कि द टोटल एंट्रोपी चेंज of an isolated system is equal to entropy change of system and surrounding. Entropy change of system
देखिए दुनिया गोल है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब स्टार्ट किए थे तो सिस्टम और सराउंडिंग पे ही किए थे, और आज फिर से हम लोग वहीं घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिखाई तो देगा नहीं, तो ऊपर से हम लोग थोड़ा सा जो है ना मिटा लेते हैं। तब क्या है कि इस लाइन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंट्रोपी चेंज है आपका किसका, यूनिवर्स का, एंट्रोपी चेंज किसका, यूनिवर्स का, वो इक्वल है आपके किसके, एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का, और प्लस एंट्रोपी चेंज किसका, सराउंडिंग का। ठीक है, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का। समझ में आया यहां तक में कोई दिक्कत? अगर एंट्रोपी चेंज हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहने का मतलब आपका रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एट एवरी स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि जितना हीट सिस्टम छोड़ रहा है उतना सराउंडिंग में जा रहा है। मतलब कह सकते हैं दैट इज सिस्टम आपका रिलीज क्यू हीट टू सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग में छोड़ रहा है। देखिए अभी कह रहे थे हैंडराइटिंग अच्छा हो गया है, और यहाँ आते आते फिर से लगता है खराबी हो गया है, बहुत जल्दी नज़र लग जाता है हमको। ठीक है, इसलिए चेहरा जो है ना हमारा काला है, भगवान नज़र नहीं लगने देते हैं। ठीक है, तभी क्या है, यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना सिस्टम जो है ना हीट क्या है ना, क्यू हीट टू सराउंडिंग एट कह सकते हैं एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे क्यू हीट जो है ना रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम के एंट्रोपी की, अगर हम लोग बात करें सिस्टम के एंट्रोपी की बात करें तो कितना है, -Q/T, ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और तब हम लोग बात करते हैं कि जितना ये रिलीज कर रहा है उतना ही सराउंडिंग आपका गेन कर रहा है ना। तो अगर सराउंडिंग के एंट्रोपी की बात करते हैं, सराउंडिंग के एंट्रोपी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, +Q/T हो जाएगा। ये सराउंडिंग और ये आपका सिस्टम। ठीक है, तब अगर यहां से इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें, यहां से इस इक्वेशन से देखें हम लोग, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे इस इक्वेशन पे हम लोग आ जाते हैं तभी क्या होगा कि टोटल जो है डेल्टा एस की अगर बात करें किसका, यूनिवर्स का, किसका, यूनिवर्स का, थोड़ा और, डेल्टा एस यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो -Q/T और प्लस क्या हो जाएगा आपका, +Q/T। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स का है आपका चेंज इन एंट्रोपी वो क्या होगा, 0। किसके लिए, किसके लिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। समझ में आया? मतलब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका तो टोटल चेंज इन जो एंट्रोपी है आपका यूनिवर्स का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, इरिवर्सिबल टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल, फिर से लिख ही देते हैं नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तब तो आपका सिस्टम क्या क्या टेम्परेचर क्या है ना अलग होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम इज एट हाई टेम्परेचर T1 और सराउंडिंग इज एट लो टेम्परेचर
T2, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। तभी ना सिस्टम अब कहें सर सिस्टम का हाई टेम्परेचर काहे लिए, तभी ना सिस्टम से हीट निकलेगा सराउंडिंग में जाएगा, नहीं तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब इन जनरल ऑल जो हमारा प्रोसेस है वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल तो एक कंडीशन है जिसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तब अगर बात करते हैं इस कंडीशन के लिए, तो आपका जो डेल्टा चेंज हो जाएगा सिस्टम का जो रहेगा इंट्रोपी चेंज, वो क्या रहेगा -Q/T1 रहेगा। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोपी चेंज किसका, सराउंडिंग का, तो वो कितना किसके बराबर हो जाएगा +Q/, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा T2 रहेगा। अब अगर इन दोनों की बात करते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स का क्या हो जाएगा -Q/T1 और प्लस Q बटा क्या हो जाएगा आपका T2। प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे आपका। तभी क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपका रहेगा। अब देखिए T1 चूंकि बड़ा है, T1 क्या है आपका बड़ा है, T1 आपका जब बड़ा है तो यहाँ से अगर देखें कि T1 जो है आपका क्या है ज़्यादा है, तो डेल्टा एस जो यूनिवर्स का रहेगा वो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत। टोटल मतलब टोटल जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव में भी बात है, मतलब आपका अगर जो सिस्टम है वो हाई टेम्परेचर है तो ओवरऑल चेंज जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम लो टेम्परेचर पर रहेगा तो ओवरऑल चेंज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव होने से क्या फ़ायदा है और नेगेटिव होने से क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखिएगा कि अगर एस टोटल, अगर चेंज इन मतलब सराउंडिंग यूनिवर्स का मतलब टोटल कर सकते हैं, अगर वो आपका क्या है जीरो है, क्या है आपका जीरो है, तब प्रोसेस क्या है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है यहाँ जगह छोटा हो जाएगा, ठीक है, इधर ही मिटा लेते हैं। अगर हम लोग डेल्टा एस टी की बात करते हैं वो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जो प्रोसेस है इज इन इक्विलिब्रियम, क्या है प्रोसेस किस में, इक्विलिब्रियम में। अगर डेल्टा एस आपका टी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है आपका पॉजिटिव है। अब यह है ना पॉजिटिव, मतलब दैट इज डेल्टा एस जो है आपका टोटल वो क्या है आपका पॉजिटिव है, क्या है आपका पॉजिटिव है। तब क्या होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्या होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब खुद से होने वाला, ठीक है, खुद से हो रहा है, सिस्टम से खुद ही टेम्परेचर क्या है ना रिलीज करेगा। अगर डेल्टा एस जो है टी अगर लेस देन हो जीरो से, दैट इज आपका टोटल जो चेंज इन इंट्रोपी है वो क्या है आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब क्या हो गया ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये सब पूछा जाता है, यही सब आपको एग्जाम में पूछेगा, तो ये सब पे ध्यान रखिएगा कब स्पॉन्टेनियस होगा कब आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ गए। तो ये जो अभी तक लास्ट में आपका एंट्रोपी का जो आया ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, ठीक है। तब जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग फार्मूले की बात करेंगे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज कोई प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस, तो हम लोग क्या लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बता क्या होता है टी। इसी से आपका फार्मूला डिराइव हो गया है और सिर्फ हम लोग फार्मूला पे ध्यान देंगे। डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका एन सी वी एन सी, अभी सारे टर्म के बारे में हम लोग को पता है, एल एन T2/T1, ये एंटी लॉग के साथ है आपका, बाद में हम लोग इसको लॉग में भी चेंज करेंगे, आप प्लस एन आर एल एन V2 आपका V1, ठीक है, V2/V1 ये हो गया। इसको थोड़ा सा और इधर से लिख लेता है, इसको थोड़ा और पहले से लिख लेता है इधर से। डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। और ये दो फार्मूला याद रखिएगा, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इसी से हम लोग अलग अलग कंडीशन लगाएंगे और अलग अलग फार्मूला लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया, और आपका क्या है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया आपका एल एन T2 क्या है आपका T1, और प्लस हो जाएगा एल एन
एन आर टी एल एन P1 बटा आपका क्या हो जाएगा P2, P1 बटा P2। ठीक है, अब ये दो फार्मूला है, इसी दोनों फार्मूले पे जो है ना आपको चलना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, कुछ बुक में ये जो फार्मूला है यहाँ पे माइनस साइन है, तो वो फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो जो फार्मूला है आपका क्या है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2 बटा T1 तो है ही, और यहाँ माइनस है एन आर एल एन, ये P2 बटा P1 है। समझ में आइएगा, समझ में आया? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, P1 बटा P2 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है P2 बटा P1, जैसे V2 बटा P1 है ना, तो इसी तरह से P2 बटा P1 लिखा है, तब यहाँ माइनस साइन है। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों फार्मूला सेम है। आप एंटी लोगे इसको पलटिएगा तो माइनस साइन बाहर आएगा ना, तो मतलब ये दोनों सेम है। अब आया आपका कंडीशन का बारी। तो पहला कंडीशन हम लोग देते हैं, पहला कंडीशन क्या देते हैं कि अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर आइडियल गैस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे आपका आइसोथर्मल जैसा ही हो गया, तो मतलब T2 इक्वल टू क्या हो गया आपका T1 हो गया। अब जब T2 इक्वल टू T1 हो गया, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसमें T2 इक्वल टू T1 हो गया, तो ये क्या होगा T1 T2 इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ln 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा खत्म, तो सिर्फ ये बचेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, सिर्फ ये बचेगा एन आर एल एन V2 बटा आपका क्या बचेगा V1 बचेगा। कोई दिक्कत बोलिए। अब अगर ये वाला फार्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है, और अगर ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं सेम प्रोसेस के लिए, तो आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये बचेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन आपका P1 बटा क्या हो जाएगा P2, P1 बटा क्या हो जाएगा P2। या अगर ये वाला यूज कर रहे हैं आप, ये वाला यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन आर एल एन P2 बटा P1। कोई दिक्कत? ये कंडीशन सब है, और ये नया नया फार्मूला आया है, रटने का नहीं रे बाबा। ये दो फार्मूला आप जो है ना याद रखिएगा, इन्हीं फार्मूले पे आप कंडीशन बैठाते चले जाइए, आपका होता चला जाएगा। अब इसमें से अगर मान लेते हैं हम लोग ln हटा दें, एंटी लोग ln हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.303 आएगा। तो सेम फार्मूला के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिखाई दे देगा, लिख देते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 और ये एन आर, और तब क्या हो जाएगा log V2 बटा V1। बस यही ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस फार्मूले का, समझ में आया। और अगर इसकी बात करें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं एन आर आपका log P1 बटा P2। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप नीचे वाले को मिटा भी सकते हैं, या अगर P2 बटा अगर P1 लिखिएगा यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आप P2 बटा P1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला है आपका, डायरेक्ट फार्मूला है ना, यूज कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने एग्जाम के क्वेश्चन का। समझ में आ रहा? मतलब बनेगा आपसे, ठीक है। तो हम लोग और कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा जो कंडीशन है हमारा वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक, भाई आइसोकोरिक मतलब V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। अब जब V2 इक्वल टू V1 तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1। अब जब ये 1 हो गया तो ln का वैल्यू 1, ln 1 या log 1 कितना 0, तो ये पूरा टर्म 0, मतलब आपका डेल्टा एस जो हो जाएगा वो NCV ln T2 बटा क्या हो जाएगा T1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप क्या कर दें, अगर एंटी लोग हटा दें तो आपका 2.303 NCV log T2 बटा T1। बोलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब आपका कंडीशन मिलता चला जाएगा, आपका होता चला जाएगा। लास्ट में है एक आपका कि अगर जो हमारा प्रोसेस किसके लिए हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो।
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हो तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस Q इक्वल टू 0, तो आपका जो इंट्रॉपी क्या रहेगा ना यहाँ पे सेम रहेगा, क्या रहेगा, इंट्रॉपी क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इंट्रॉपी रिमेन कांस्टेंट। अब जब इंट्रॉपी कांस्टेंट है तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं आइसो इंट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो इंट्रॉपिक, ठीक है, आइसो इंट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये ऑलमोस्ट रहा आपका कुछ फार्मूला जो लगभग इंट्रॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे जो कि आपका ऑलमोस्ट पूछा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम, फैक्टर अफेक्टिंग इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम। तो पहला जो है आपका, अगर डेल्टा एन जी क्या हो जाए, 0 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 0 से ज़्यादा हो जाए, एन जी मतलब गैस का, तब हम लोग कह सकते हैं डेल्टा एस भी क्या रहेगा आपका, 0 से ज़्यादा रहेगा, ये समझिएगा। और अगर डेल्टा एन जी अगर कम हो जाए, 0 से कम हो जाए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एस भी आपका क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। अब 0 से कम मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को आप इसके पहले जो बताए थे उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो गैस का जो इंट्रॉपी होता है, इंट्रॉपी गैस का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसके तुलना में, इंट्रॉपी चेंज किसका, लिक्विड का, और किसका आपका इंट्रॉपी सॉलिड का। मतलब सॉलिड का जो है ना सबसे कम इंट्रॉपी रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें उसके पार्टिकल का रैंडमनेस क्या रहता है, कम रहता है। रैंडमनेस इंट्रॉपी ही बोल सकते हैं, चेंज क्या, अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। इंट्रॉपी की बात करें, रैंडमनेस जो रहता है सॉलिड पार्टिकल का बहुत कम रहता है, आपका इसका ज़्यादा होता चला जाएगा। मतलब अगर लिक्विड से आप सॉलिड की ओर जा रहे हैं तो आपका इंट्रॉपी, आप गैस से सॉलिड की ओर जा रहे हैं तो इंट्रॉपी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंट्रॉपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपका इंट्रॉपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंट्रॉपी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहीं पे जैसे ही, चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात यहाँ पे है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि गैस में सबसे ज़्यादा है लिक्विड में, तो अगर कहें ऑन बॉइलिंग ऑफ एग क्या है, अंडा जो है ना वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो उसका इंट्रॉपी, और जब अंडा को क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, तो उसका इंट्रॉपी, जब अंडा को हम लोग बॉयल करते हैं तो इंट्रॉपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंट्रॉपी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इंट्रॉपी इंक्रीज। अब कहें सर अभी तो आप बताए कि गैस से सॉलिड की ओर जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो इंट्रॉपी हमारा डिक्रीज कर रहा है। अभी क्या बता रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, तो स्पेशल केस बाबा, स्पेशल केस मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जब हम लोग अंडा को जो बॉयल कर रहे हैं तो उसका जो प्रोटीन है वो इस तरह से जो है ना लंबे ऐसे करके ऐसे करके एक वे में है, आपका कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही उसको हम लोग क्या कर दिए, हीटअप कर दिए, तो उसका जो जितना भी एक प्रोटीन है ना वो क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, मतलब खराब हो गया, टूट गया, ठीक है। मतलब एग को अगर हम बॉयल किए तो क्या हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जिसके कारण ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि अंडा को बॉयल करते हैं तो उसका जो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो एंट्रोपी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। रैंडमनेस बाबा, डीनेचुरेशन बढ़ गया, मतलब ये बहुत सारा टूट गया, पार्ट में बहुत सारा टूट गया, तो अब क्या होगा, इनके पार्टिकल का रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जैसे तैसे अरेंज करके रहेंगे अपना। अभी जो एक वे में थे वो क्या हो गया, ऐसे करने पे टूट गए, छोटे टुकड़े में टूट गए, वो अभी इनका रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो दूसरा है आपका एक स्पेशल केस जहां पे आपकी याद रखिएगा क्या, तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, यहां पे दिखाई देगा, हाँ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़।
अगर रबड़ को हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एंट्रोपी क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि रबड़ जैसे मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये रबड़ है, ठीक है, अभी हाँ यहाँ पे रबड़ है ना, ये रबड़ है, ठीक है, ये रबड़ है। तो जब ये ऐसे है तो ये इसका अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको स्ट्रेच कर दिए, यहाँ पे जैसे देखिए अभी ऐसे है, तो ठीक है, ये सब मुड़ा हुआ है ऐसे करके दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग स्ट्रेच कर दिए, मान के चलिए कि ये रबड़ है, तो स्ट्रेच कर दी, तो अब इसका जितना भी जो पार्टिकल है ना वो एक स्पेशल अलाइनमेंट में आ गया। अलाइनमेंट में आ गया मतलब कह सकते हैं कि इसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री हो गया। अब ज्योमेट्री हो गया तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया, और स्टेबिलिटी बढ़ गया मतलब एंट्रोपी क्या हो गया, घट गया। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी तो नाम ही है रैंडमनेस का ना, जितना ज़्यादा रैंडमनेस, जितना ज़्यादा गड़बड़ी, उतना ही ज़्यादा आपका एंट्रोपी। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ करेंगे तो आपका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? कोशिश की है समझाने का, आप इस सबको याद कर लीजिएगा। कुछ और एग्जांपल्स है जिसको कि आप अपने बुक से पढ़ें, याद कर लें। ऑलमोस्ट आपके एंट्रोपी में इससे ज़्यादा नहीं है। इसका एक सेक्शन लेके आएंगे हम लोग जिसमें कि हम लोग एंट्रोपी का अभी तक PYQ में मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या एंट्रोपी से पूछा गया है, तो स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ इसी का क्वेश्चन रहेगा, इसके फार्मूले का। हाँ, नीट वाले जो बच्चे हैं फार्मूला रट जाइए, फार्मूला से ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। अगर देगा भी वैल्यू तो एकदम बेसिक देगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल देगा, या फिर एडियाबेटिक में पूछ लेगा कि आपका यहाँ पे जो लिखे थे ना आइसो इंट्रोपिक, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन है नहीं। और जो मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं वो इतना फार्मूला से परेशान मत हो, कोई डेरिवेशन तो नहीं पूछने जा रहा है आपको, फार्मूला से पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला सिस्टम आपका भी रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज खाली समझिएगा कि कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, कौन सा लिखा है प्रोसेस। सबसे ज़्यादा जो फंसेंगे आप लैंग्वेज में फंसेंगे, ठीक है। थैंक यू।